Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss regarding respiratory failure. So like basically type 1, type 2, type 3, type 4, how to identify, so that we are going to study so respiratory failure. So first of all हमारा जो respiration है वो कैसे होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, जो ऑक्सीजन है, जो एयर है, वो एयर हमारा कहाँ आता है, एयर हमारे लंग्स के पास आता है, बेसिकली एल्वियोली के पास आता है, राइट। एंड एल्वियोली के पास हमारा ब्लड आया, राइट। ब्लड आया, ब्लड में क्या आया, ब्लड में CO2 आया, ब्लड में CO2 आया। सो जैसे एयर आया, एयर में क्या था, बेसिकली ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हमारे लंग्स के पास गया, एल्वियोली के पास गया, ठीक है। एंड यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में चला जाएगा, क्योंकि ब्लड को बेसिकली ऑक्सीजन चाहिए। सो ब्लड में ये ऑक्सीजन चला जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। एंड जो ब्लड जो CO2 लेके आया था, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ऑल द टिश्यूज से, ऑल द बॉडीज से, जो हमारा CO2 आया था, वो CO2 हमारा एल्वियोली में डिफ्यूज हो जाएगा। एंड वो जो CO2 है वो हमारा बाहर चला जाएगा, बाहर एयर में चला जाएगा, ठीक है ना। सो बेसिकली एयर हमारे एल्वियोली में आया, ऑक्सीजन हमारे एल्वियोली में आया। एंड वो जो ऑक्सीजन है वो हमारा कहाँ पे चला गया, ब्लड में चला गया। एंड ब्लड में जो CO2 जो ब्लड लेके आया था, वो CO2 हमारा एल्वियोली के थ्रू बाहर चला गया। सो डेट इज द प्रॉपर लाइक चीजें होती है हमारे लंग्स में, हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम में, ठीक है ना। बट रेस्पिरेटरी फेलियर का मतलब क्या है कि जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, जो हमारा लंग्स का जो काम है वो करना फेल, वो जो कर रहा है वो फेल हो जाए, ठीक है ना। सो रेस्पिरेटरी फेलियर मतलब कि जो गैस एक्सचेंज हो रहा है ना, जो ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है, CO2 बाहर जा रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, जो ये जो गैस एक्सचेंज है ना, ये क्या हो जाए, ये फेल हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है ना। सो रेस्पिरेटरी फेलियर मीन्स लंग्स आर अनएबल टू एक्सचेंज द गैसेस प्रॉपरली, दैट इज दे कैन नॉट प्रोवाइड इनफ ऑक्सीजन टू ब्लड और कैन नॉट रिमूव इनफ CO2 फ्रॉम द बॉडी। बेसिकली यही तो हो रहा है कि CO2 हमारे ब्लड में जा रहा है, CO2 जो है हमारे ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जा रहा है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जा रहा है। एंड ऑक्सीजन से जो CO2 आया था वेस्ट प्रोडक्ट, वो हमारा बाहर जा रहा है। सो या तो ऑक्सीजन प्रॉपर ब्लड में नहीं जा पाएगा, या फिर जो CO2 जो हमारा ब्लड लेके आया था, वो CO2 प्रॉपर बाहर नहीं जा पाएगा। अगर इस मैकेनिज्म में अगर फेल होगा, ये हमारा जो प्रॉपर जो एक्सचेंज सिस्टम हो रहा है, जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है, अगर इसमें प्रॉब्लम होगी, दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी फेलियर। तो या तो हमारे बॉडी में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाएगा, या फिर CO2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, या फिर नॉर्मल भी हो सकता है ना। सो CO2 हमारे बॉडी में बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि वो CO2 प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं जा रहा है। या फिर ऑक्सीजन क्या होगा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। तो ये जो गैस एक्सचेंज सिस्टम है, इसमें ही क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा, गैस एक्सचेंज सिस्टम में क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम रेस्पिरेटरी फेलियर। सो जो रेस्पिरेटरी फेलियर है ना, वो बहुत टाइप्स के होते हैं, लाइक टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। सो बेसिकली हम की डिफरेंस समझेंगे कि टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 3 में क्या होता है, एंड टाइप 4 में क्या होता है, ठीक है ना। सो देखो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या हो रहा है, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में देखो ऑक्सीजन कम है, ब्लड को ऑक्सीजन कम मिल रहा है। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो या तो नॉर्मल भी हो सकता है या फिर कम हो जाएगा, ठीक है ना। सो इसको हम हाइपोक्सिमिक भी बोलते हैं, मतलब कि बेसिकली जो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। सो ये क्यों हो रहा है, देखो सबसे पहले जो मैंने ये चीजें बताई कि हमारा एयर से ऑक्सीजन आया, एंड यहाँ पे ये एल्वियोली में ऑक्सीजन आया, एंड एल्वियोली से ये हमारे ब्लड में चला जाएगा थ्रू डिफ्यूजन, हमारे ब्लड में चला जाएगा। एंड ब्लड से जो CO2 आया था, ब्लड में जो CO2 था वो एल्वियोली ले लेगा, एंड यहाँ से ये बाहर कर देगा, ये हमारा बाहर एयर मतलब बाहर कर देगा, ठीक है ना। सो ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा एंड CO2 बाहर चला जाएगा। सो जो ये ऑक्सीजन अंदर जाएगा, CO2 बाहर जाएगा ना, ये बेसिकली किस चीज पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेंटिलेशन पे डिपेंड करता है। कि मतलब कि प्रॉपर जो ऑक्सीजन है, प्रॉपर जो एयर है, वो एल्वियोली तक आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेट्स सपोज अगर ये ऑक्सीजन है, अगर ये ऑक्सीजन ही एल्वियोली तक नहीं आएगा, तो ये ब्लड को कैसे देगा, नहीं दे सकता ना। सो या तो वेंटिलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, सेकेंड थिंग परफ्यूजन हो सकता है। परफ्यूजन का मतलब कि अगर लेट्स सपोज एल्वियोली के पास ब्लड ही ना आए, एल्वियोली के पास ऑक्सीजन है, एयर है, ब्लड ही ना आए, बॉडी से हमारे ऑर्गन से अगर ब्लड ही ना आएगा एल्वियोली के पास, तो जब ब्लड ही नहीं आएगा तो ये डिफ्यूजन होगा कैसे, ये ऑक्सीजन जाएगा कैसे ब्लड के पास। तो या तो परफ्यूजन में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन भी आ रहा है, यहाँ से ब्लड भी आ रहा है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे है, एल्वियोली का जो मेम्ब्रेन है, वहां पे प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है कि प्रॉपर डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा है। सो अगर जो एल्वियोलर जो मेम्ब्रेन है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन जो है वो एल्वियोलर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। तो अगर ये थिन और हेल्दी नहीं है तो प्रॉपर क्या होगा, प्रॉपर डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। सो ये तीन चीजों पर डिपेंड करती है, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, प्रॉपर ऑक्सीजन एल्वियोली के पास आए, सेकंड थिंग कि प्रॉपर परफ्यूजन हो, प्रॉपर हमारा क्या बोलते हैं ब्लड हमारे एल्वियोली के पास आए, एंड थर्ड थिंग कि जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन है वो हेल्दी हो, थिन हो, सो दैट प्रॉपर डिफ्यूजन हो पाए, ठीक है ना। बट इन टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या हो रहा है, देयर इज वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो रहा है। क्या हो रहा है, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो रहा है। वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच का मतलब क्या है, कि मतलब ये है कि देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा एयर है, एयर हमारा एल्वियोली के पास आया, एयर का मतलब है कि हमारा ऑक्सीजन समझ लो, ऑक्सीजन हमारा एल्वियोली के पास आया एंड यहाँ पे हमारा ब्लड के अंदर जाएगा, ठीक है ना। एंड ब्लड से जो CO2 आया है वो हमारा एल्वियोली के पास जाएगा एंड वो हमारा बाहर चला जाएगा, ठीक है ना, बाहर एयर में चला जाएगा। सो लेट्स सपोज यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पे वेंटिलेशन में प्रॉब्लम हो गई है। लेट्स सपोज कोई भी कॉज है, जैसे कि एक्यूट कंडीशन क्या होगी, एक्यूट अस्थमा, लाइक जो स्टार्टिंग में अस्थमा हो गया, या फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, या फिर लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हुआ है, उसका जो कॉम्प्लिकेशन है दैट इज फैट एम्बोलिज्म हो गया है, या फिर निमोनिया हो गया है, स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्रॉपर जो एयर है वो हमारे एल्वियोली के पास आ ही नहीं पाएगा। प्रॉपर FiO2 जो प्रॉपर ऑक्सीजन है वो हमारे एल्वियोली के पास नहीं आ पाएगा, ठीक है। प्रॉपर ऑक्सीजन जब एल्वियोली के पास आ नहीं पाएगा, ब्लड तो आया है, एल्वियोली के पास ऑक्सीजन ही नहीं है देने के लिए। तो जब एल्वियोली के पास ऑक्सीजन ही नहीं है देने के लिए, तो वो जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिफ्यूज नहीं होगा। जब ऑक्सीजन जो ब्लड में डिफ्यूज नहीं होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या फिर बोलो ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाएगा। बट ब्लड तो आया है एल्वियोली के पास, इसलिए ब्लड जब हमारे एल्वियोली के पास आया है तो जो CO2 इसके अंदर है वो क्या हो जाएगा, वो डिफ्यूज होगा। तो CO2 तो अंदर आ गया, मतलब CO2 ब्लड से एल्वियोली के अंदर आके बाहर चला गया। तो CO2 क्या होगा, PaCO2 या फिर बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगा, वो नॉर्मल भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है ना। मतलब हाइपर वेंटिलेशन अगर होने लग जाएगा क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन कम मिल रहा है, तो ऑफकोर्स टेकिपनिया होगा, टेकिकार्डिया होगा, हाइपर वेंटिलेट होगा, तो हो सकता है कि CO2 जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। सो इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें हमारा जो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है, बॉडी में जो CO2 है वो नॉर्मल भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है बिकॉज ऑफ हाइपर वेंटिलेशन। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हाइपोक्सिमिक हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रहा है इन टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है ना। सो दिस इज हाइपोक्सिमिक के नाम से भी जाना जाता है। PaO2 कम होगा, लेस देन 60 होगा। PaCO2 जो है वो नॉर्मल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एंड दीज आर द कॉज फॉर टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, बेसिकली आप लो वॉल्यूम वेंटिलेशन दोगे, प्रॉपर वेंटिलेशन कराओगे क्योंकि वेंटिलेशन में प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। प्लस प्रोन पोजिशन भी देंगे, प्रोन पोजिशन लाइक एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया ना। सो प्रोन पोजिशन से क्या होगा कि जो एल्वियोली है, लेट्स सपोज जो एल्वियोली है वो कोलैप्स हो रखी है, सो प्रोन पोजीशन देने से क्या होगा, जो एल्वियोली है वो थोड़ा सा जो कोलैप्सिंग है वो मिनिमाइज होगा, तो प्रॉपर वेंटिलेशन हो पाएगा, है ना। सो वेंटिलेशन इंप्रूव हो जाती है इन प्रोन पोजीशन में। सो लो वॉल्यूम वेंटिलेशन दे सकते हैं, प्रोन पोजीशन कर सकते हैं, या फिर हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज लाइक अगर पेशेंट को हमने वेंटिलेटर पे रख दिया तो वो क्या करेगा, फाइट करेगा वेंटिलेटर के साथ, तो हम इन दैट केस हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज देंगे सो दैट और फाइटिंग करके और ज्यादा वेंटिलेशन कम ना हो, है ना। सो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज लाइक कि हम रॉक्यूरोनियम बैक्यूरोनियम देंगे, ठीक है ना। सो दिस आर द ट्रीटमेंट फॉर टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। तो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर समझ में आपको आ गया, बेसिकली हाइपोक्सिमिक होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, CO2 नॉर्मल होगा या फिर कम होगा, ठीक है। दैट इज द टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। बट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर क्या होता है, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर इज ऑल्सो नोन एज हाइपर कैप्निक। मतलब क्या होता है ना कि बॉडी में CO2 बढ़ने लगा है, टाइप 1 में ऑक्सीजन कम होने लगा था, CO2 नॉर्मल था,
या कम था। बट इन टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर बॉडी में जो CO2 है वो क्या होने लगा है, बढ़ने लगा है। CO2 बढ़ने लगा है, ऑफ कोर्स जो ऑक्सीजन है वो ऑफ कोर्स कम ही रहेगा, ठीक है ना। सो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर बेसिकली क्यों हो रहा है, हाइपो वेंटिलेशन हो रहा है। इसमें हाइपो वेंटिलेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी मसल्स है ना वो पैरालाइज्ड हो चुकी है। अब देखो, रेस्पिरेटरी मसल ही पैरालाइज होगी तो प्रॉपर कैसे ऑक्सीजनेशन कर पाएगी, वो तो नहीं ऑक्सीजन दे पाएगी, नहीं CO2 प्रॉपर ले पाएगी। तो CO2 ले नहीं पाएगी तो CO2 बॉडी में रहेगा तो रिटेन होगा, तो CO2 बढ़ने लग जाएगा। एंड ऑक्सीजन दे नहीं पाएगी तो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन भी कम होने लग जाएगा, ठीक है। सो due to very important type 2 respiratory failure is occur because of the respiratory muscle paralyze की वजह से होता है, ठीक है ना। so because of the respiratory muscle paralyze, जो diaphragmatic muscles जो है वो पैरालाइज हो जाएगी तो प्रॉपर रिलैक्स, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो प्रॉपर लेग एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, राइट। सो प्रॉपर एक्सचेंज नहीं होगा, हाइपोवेंटिलेशन होगा तो ऑफकोर्स CO2 क्या होने लग जाएगा, रिटेन होने लग जाएगा, तो PaCO2 इंक्रीज हो जाएगा। कब कब हो सकता है, लाइक सीवियर एक्यूट अस्थमा हो गया। अगर अस्थमा अपने स्टार्टिंग में अस्थमा होगा तो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। बट अगर आपने अस्थमा को तब तक ट्रीट नहीं किया तो वो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सीवियर एक्यूट अस्थमा हो गया, लाइक हमारा स्टेटस एस्थमेटिकस हो गया, इन दैट केस हमारा टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, CO2 का रिटेंशन होता है, ठीक है ना। डायफ्रेमेटिक पैरालिसिस हो गया, जैसे कि हमारा गुलियन बेरी सिंड्रोम हो गया, है ना। जितने भी हमारे न्यूरोमस्कुलर डिजीज होता है ना, गुलियन बेरी सिंड्रोम हो गया, हमारा मियास्थेनिया ग्रेविस हो गया, है ना, हमारा ट्रांसवर्स माइलेटिस हो गया, है ना, माइलॉइड लेटरल स्क्लेरोसिस हो गया, पोलियो हो गया, बोटुलिनम हो गया, C3 C5 में फ्रैक्चर हो रखा हो, है ना। सो ये सारे केसेस क्या करता है, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर करता है। मतलब कोई एग्जाम में ना आपको ऐसे दे सकता है कि लेट सपोज GBS का पेशेंट है तो उसमें टाइप 1 या टाइप 2 या टाइप 3 या टाइप 4 कौन सा रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, तो यू शुड नो कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, न्यूरोमस्कुलर जो डिजीज है जिसमें पैरालाइज हो रहा है, जो डायफ्राम है वो क्या हो गया, पैरालाइज हो गया। सो बिकॉज ऑफ पैरालाइज टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, ठीक है ना। या फिर सीवियर हाइपोकैलेमिया होगा, क्योंकि हाइपोकैलेमिया से बेसिकली क्या होता है, मसल क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे वीकनेस होते होते पैरालाइज हो जाती है ना। सो सीवियर हाइपोकैलेमिया हो गया, ठीक है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक्सजर्वेशन हो गया, ठीक है ना। पल्मोनरी एम्बोलिज्म इन लेटर स्टेज में, है ना, इन लेटर स्टेज पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से भी टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर मतलब कि PaCO2 क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। टाइप 1 में PaCO2 कम रहेगा या फिर नॉर्मल रहेगा, बट इन टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर PaCO2 बेसिकली क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा, हाइपोवेंटिलेशन होगा, क्योंकि जो डायफ्रेमेटिक मसल्स है, जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो बेसिकली पैरालाइज होने की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा, ऑफ कोर्स आप वेंटिलेटर पे पेशेंट को रखोगे, वेंटिलेटर आपको इंट्यूबेट करना होगा, वेंटिलेटर पे पेशेंट को रखना होगा, या फिर पेशेंट को आपको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर मास्क पे रखना होगा, है ना। या तो आप इंट्यूबेट कर दो, है ना, इन्वेजिव वेंटिलेटर रखो, या फिर नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर, लाइक अस्थमा हो गया पेशेंट, अस्थमा के पेशेंट है ना। सो इन दैट केस हम नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पे पेशेंट को रखते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया। देन कमिंग टू टाइप 3 रेस्पिरेटरी फेलियर। सो टाइप 3 रेस्पिरेटरी फेलियर को पेरी ऑपरेटिव फेलियर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि बेसिकली जो टाइप 3 रेस्पिरेटरी फेलियर है ना वो कब होता है, ड्यूरिंग पेरी ऑपरेटिव, ड्यूरिंग सर्जरी या जस्ट आफ्टर सर्जरी के बाद हमारा टाइप 3 रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि आप सबको पता है कि ड्यूरिंग सर्जरी हम क्या देते हैं, हम देते हैं जनरल एनेस्थीसिया। जो जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, आप सबको पता है, जो जनरल एनेस्थीसिया देते हैं वो बेसिकली क्या करता है, जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है हमारी लंग्स की, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो एल्वियोली है, जो मेन काम करता है गैस एक्सचेंज करने में, वो क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। एल्वियोली कोलैप्स हो जाएगी। अब आप खुद ही सोचो, एल्वियोली जब कोलैप्स हो जाएगी तो जो प्रॉपर ऑक्सीजन को डिफ्यूज करवा रही थी, CO2 को ले रही थी, वो हो ही नहीं पाएगा ना। सो एल्वियोली क्या हो रही है, यहाँ पर कोलैप्स हो रही है, ठीक है ना। सो पेरी ऑपरेटिव एटेलेक्टेसिस भी बोलते हैं, मतलब कि बेसिकली जो लंग्स है, जो सेगमेंट्स है, वो क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ दैट जो एल्वियोली है वो कोलैप्स हो जाती है, ठीक है ना। सो कोलैप्स ऑफ बेसल लंग सेगमेंट, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजनेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, पुअर ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। अब एल्वियोली ही तो ये काम कर रहा था, एल्वियोली ही कोलैप्स हो जाएगी तो ऑक्सीजनेशन जो हो रहा था वो क्या हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। सो ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाएगा तो ऑफ कोर्स बॉडी में जो PaO2 है, जो बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। सो बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाएगा, PaCO2 नॉर्मल भी हो सकता है या मोस्ट ऑफ द टाइम इंक्रीज ही होगा, ठीक है ना। सो ये होगा। एंड जो टाइप 3 रेस्पिरेटरी फेलियर है ना, बेसिकली क्या है, ये पेरी ऑपरेटिव एटेलेक्टेसिस है। मतलब ड्यूरिंग सर्जरी बेसिकली जो लंग्स की जो सेगमेंट है, जो हमारे एल्वियोली है, वो कोलैप्स हो रही है। सो ये सबसे ज्यादा चांस किस में, रिस्क फैक्टर
डॉक्टर लाइक हम बोल सकते हैं कि ये किस में और ज्यादा हो सकता है। सो लाइक एज, अगर लेट सपोज कोई 60-70 ईयर्स का है जिसकी सर्जरी हो रही है, कार्डियक सर्जरी, या फिर आप समझ लो कुछ भी जीआईटी सर्जरी हो रही है जिसमें जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, सो उनमें ये चांसेस और ज्यादा है। या फिर कोई ओबेसिटी है, सो ओबेसिटी हो गया, एज हो गया, ये और लाइक ये जो मतलब चार चांद लगा देता है, ठीक है ना। सो ये इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई पेशेंट सर्जरी के लिए पोस्टेड होता है, लेट सपोज कोई भी कार्डियक सर्जरी हो गया या फिर कोई भी जीआईटी सर्जरी हो गया, मतलब मेजर सर्जरी हो गया जिसमें जनरल एनेस्थीसिया देने की जरूरत होगी, तो उसको हम इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करवाते हैं। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री आपने देखा होगा, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री देते हैं सो दैट जो लंग्स की जो कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो, है ना। सो बिफोर सर्जरी भी करवाते हैं एंड आफ्टर सर्जरी भी हम क्या करवाते हैं, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री देते हैं सो दैट लंग की जो कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो, पावर इम्प्रूव हो, ठीक है ना। एंड प्लस हम चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाते हैं, ठीक है ना। सो चेस्ट फिजियोथेरेपी करते हैं बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी, हम इंसेंटिव स्पायरोमेट्री देते हैं पेशेंट को, प्लस ऑल्सो आफ्टर सर्जरी हमें थोड़ा सप्लीमेंटल ऑक्सीजन भी देना पड़ता है क्योंकि जो एल्वियोली है वो कोलैप्स हो रखी है ना, इसलिए, ठीक है। सो ये हमारा टाइप 3 रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया। सो टाइप 1 वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच की वजह से हो रहा है, PaO2 कम हो रहा है, PaCO2 नॉर्मल होगा या फिर कम होगा। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर जो है बेसिकली जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो पैरालाइज की वजह से हो रहा है, डायफ्रामेटिक पैरालाइज की वजह से हो रहा है, जिसमें CO2 क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। टाइप 3 रेस्पिरेटरी फेलियर बिकॉज ऑफ पेरी ऑपरेटिव एटेलेक्टेसिस की वजह से हो रहा है, जो हम जीए दे रहे हैं, जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। देन टाइप 4 रेस्पिरेटरी फेलियर बेसिकली क्यों होता है, टाइप 4 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है बिकॉज ऑफ द अंडर परफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल। मतलब क्या बोला, कुछ समझ नहीं आया। मतलब ये है कि लेट सपोज किसी को शॉक में चला गया कोई पेशेंट, लेट सपोज पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आया है, पेशेंट हाइपोवॉलेमिक, कार्डियोजेनिक, व्हाटएवर द शॉक में चला गया है, तो जब शॉक में चला गया है, कार्डियक अरेस्ट में चला गया है, तो जो हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है, जो ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड को ऑल ओवर द बॉडी को देता है, प्लस लंग्स को भी देगा। ऑफ कोर्स लंग्स को तो देना ही है ना, लंग्स भी तो इतना ज्यादा काम कर रहा है, तो लंग्स को देगा, इंटरकोस्टल मसल्स को देगा, डायफ्राम को देगा, ऑल ओवर बॉडी को देगा। बट यहाँ पे जो शॉक आया है तो मतलब कि जो हार्ट ही प्रॉपर ब्लड नहीं दे पा रहा है, प्रॉपर ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड नहीं दे पा रहा है, सो मतलब कि हमारे लंग्स को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पा रहा है, हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पा रहा है। तो जब लंग्स को ही प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाएगा तो लंग्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। सो जब वो वीक हो जाएगा तो वो खुद ही वीक हो गए तो वो कैसे काम कर पाएगा। तो जो उसका जो काम था वेंटिलेशन परफ्यूजन करना, जो लाइक ब्लड को ऑक्सीजन देना, तो वो प्रॉपर दे नहीं पाएगा, प्रॉपर एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, CO2 ले नहीं पाएगा, ऑक्सीजन दे नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि लंग्स क्या हो गया, वीक हो गई है। क्यों वीक हो गई है, क्योंकि लंग्स को ही ऑक्सीजन नहीं मिला है, लंग्स ही हाइपो परफ्यूजन में चला गया है। क्यों चला गया, बिकॉज ऑफ द शॉक, ठीक है ना। सो टाइप 4 रेस्पिरेटरी फेलियर को और क्या बोलते हैं, शॉक रिलेटेड रेस्पिरेटरी फेलियर बिकॉज ऑफ शॉक की वजह से होता है, ठीक है ना, क्योंकि अंडर परफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स ड्यू टू शॉक की वजह से हुआ है ना। सो लाइक कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है ना, लेट सपोज कार्डियोजेनिक शॉक हुआ। सो कार्डियोजेनिक शॉक की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल तो पल्मोनरी एडिमा होगा, जिसकी वजह से ऑलरेडी लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। सेकंड क्या होगा, जो हमारा जो रेस्पिरेटरी मसल्स है, हमारा डायफ्राम हो गया, इंटरकोस्टल मसल्स हो गया, हमारा रेस्पिरेटरी मसल्स है, उसको ऑक्सीजन क्या मिला है, कम मिला है, तो जिसकी वजह से वो अंडर परफ्यूजन हो गया, वीक हो गया है, तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला है, उसको ऑलरेडी इंजरी हो रखी है ना। सो इसकी वजह से वो प्रॉपर एक्सचेंज नहीं कर पाया है ऑक्सीजन को एंड CO2 को ले नहीं पाया है, तो CO2 रिटेन होने लग जाएगा और जो हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो कम होने लग जाएगा, तो PaO2 ऑफ कोर्स कम होगा एंड PaCO2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। सो इन दैट केस ट्रीटमेंट क्या होगा, ऑफ कोर्स आप उसको क्या करोगे, इंट्यूबेट करोगे, है ना, इंट्यूबेट करेंगे, है ना। इंट्यूबेट करेंगे तो हम एंडोट्रेक्टल ट्यूब पे रखेंगे, प्लस हम इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पर रखेंगे पेशेंट को, ठीक है। प्लस हम जो शॉक को ट्रीट करेंगे, ऑफ कोर्स जब तक आप कॉज को ट्रीट नहीं करोगे तो आगे कैसे होगा। सो शॉक को ट्रीट करना होगा, तो शॉक को ट्रीट करने के लिए ऑफ कोर्स आप क्या दोगे, आइनोट्रोप्स दोगे। प्लस मैंने जब आपको शॉक पढ़ाया था, कार्डियोजेनिक शॉक पढ़ाया था, तो मैंने और क्या बताया था कि कार्डियोजेनिक शॉक का और क्या मैनेजमेंट होता है, IABP इंट्राऑर्टिक बलून पंप करते हैं, है ना, बलून को इन्फ्लेट और डिफ्लेट करते हैं, ठीक है ना, सो दैट प्रॉपर लाइक ब्लड का जो क्या बोलते हैं, ब्लड का जो कार्डियक आउटपुट है वो प्रॉपर मेंटेन रहे। सो हम शॉक को ट्रीट करेंगे, प्लस हम पेशेंट को इंट्यूबेट करेंगे सो दैट प्रॉपर वेंटिलेशन हो पाए, ठीक है ना। सो ये हमारा टाइप 4 रेस्पिरेटरी फेलियर बिकॉज ऑफ द डिक्रीज परफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स की वजह से हुआ। सो टाइप 4 वेरी सिंपल, बिकॉज ऑफ डिक्रीज
परफ्यूजन टू द रेस्पिरेटरी मसल्स, मतलब रेस्पिरेटरी मसल्स को ही ब्लड प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हुआ है। टाइप 3 बिकॉज ऑफ द जनरल एनेस्थीसिया की वजह से हुआ। टाइप 2 क्योंकि जो रेस्पिरेटरी मसल है वो पैरालाइज्ड हो गई है। एंड टाइप 1 क्योंकि जो वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच की वजह से हुआ है। सो दिस इज अ की डिफरेंस बिटवीन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। एंड आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि टाइप 2 क्या है, टाइप 3 क्या है। टाइप 2, टाइप 3 में लोग गलती करते हैं कि टाइप 2 में भी लाइक पैरालाइज हो रहा है, टाइप 3 में भी लाइक पैरालाइज हो रहा है। सो टाइप 2 में पैरालाइज हो रहा है हमारा मसल्स का, हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स का, डायफ्राम का। बट टाइप 3 भी बेसिकली बिकॉज ऑफ द जनरल एनेस्थीसिया की वजह से जो लंग्स, जो एल्वियोली है वो कोलैप्स हो रही है, ठीक है ना। सो ये आपको डिफरेंस याद करना है। टाइप 4 बिकॉज ऑफ द शॉक की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। सो जो पेशेंट शॉक में जाते हैं उनमें टाइप 4 रेस्पिरेटरी फेलियर होने के चांसेस होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।